नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। चलिए आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम के बारे में। और इसके पहले हमारे इकोनॉमी के कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने राष्ट्रीय आय के पहले दो तीन चीज़ें और कंप्लीट की है, जैसे कि कृषि क्षेत्र से रिलेटेड और उद्योग क्षेत्र से और सेवा क्षेत्र से रिलेटेड मुद्दे और उनसे संबंधित कुछ पहल के बारे में बात की है। तो उनको जाकर आप कंप्लीट देख सकते हैं। और यहाँ हम देखेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, यानी कि नेशनल इनकम के बारे में। तो होती क्या है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में सारी चीज़ें। और बहुत सारी इसमें जो है जो थ्योरी है, एक प्रकार से अगर देखें तो हमारे अंदर यानी कि जो लेक्चर है, लेक्चर के अंतर्गत हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी देखने को मिलेगी जो हमारे लिए बहुत काम की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आय लेखा क्या होता है। राष्ट्रीय आय लेखा का मतलब होता है नेशनल इनकम अकाउंट्स क्या होता है। तो आप देखते होंगे जो कोई भी देश होता है, यानी प्रत्येक देश जो होता है अपनी राष्ट्रीय आय से संबंधित जो आंकड़े होता है। इसके अलावा अगर देखें तो आंकड़ों को हम देख सकते हैं उत्पादन से रिलेटेड, उपभोग से रिलेटेड और वितरण से रिलेटेड। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन होता है, यानी किसी कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करना, उसे क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। और उत्पादन को जनता तक पहुंचाना जिससे वो उसको उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कहते हैं। और वितरण मतलब होता है उसको बांटने, यानी कि सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करने को। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों की बात कर लेते हैं। यानी कि जो आंकड़े होते हैं जिसमें हम देख सकते हैं उत्पादन है, उपभोग है एवं वितरण है, उससे संबंधित जो भी व्यवस्थित विवरण यहाँ पर रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय लेखा बोलते हैं। यानी कि इसे हम नेशनल इनकम अकाउंट्स बोलते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा व्यवसाय लेखा के समान ही एक प्रकार से दोहरी लेखा जो प्रणाली होती है, दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि अकाउंट्स आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो वहाँ पे क्या होता है, एक ही एंट्री को दो खातों में लिखा जाता है, इस कारण उसको दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। तो इसी में हमको देखने को क्या मिलता है, यानी कि जो वित्तीय राजकोषीय जो होता है, राजकोषीय वर्ष जिसे हम बोलते हैं, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ये हमको देखने को मिलता है। कृषि वर्ष की अगर बात करें तो 1 जुलाई से 30 जून तक देखने को मिलता है। और बजट वर्ष की अगर बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च यहाँ देखने को मिलता है। तो ये हमने देखे कुछ बेसिक चीज़ यानी राष्ट्रीय आय लेखा के बारे में। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के बारे में, यानी कि नेशनल इनकम अकाउंट्स सिस्टम के बारे में। तो यहाँ हमको देखने को क्या मिलता है, जो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली है, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च की अगर बात करें तो एक वित्तीय वर्ष इसको कहा जाता है। और किसी देश की अर्थव्यवस्था के क्रियाकलाप, उसकी कुल आय यानी कि हम बोले तो वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य, इसके द्वारा मापने का एक उपकरण माना जाता है जो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली होती है। ठीक है, साथ में हम देखें तो हमको देखने को मिलता है इस प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय आय से संबंधित जो आंकड़े होते हैं इस प्रकार व्यवस्थित तथा संकल्पित किए जाते हैं कि लेखा के जो परस्पर संबंध है तथा जो लेखा की संरचना है उसके विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर संबंध को सरलता से समझा जा सके। यानी कि हमारे जो काम है लेखा से संबंधित, उसके काम को आसान बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ की जाती है राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली। और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली व्यापारिक लेखा प्रणाली के नियमों और सिद्धांतों को राष्ट्रीय आय तथा उससे संबंधित समूह की गणना करने में लागू करने का भी प्रयत्न करती है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिली कुछ बेसिक। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है क्या, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जो विवरण है वो उसकी अगर बात करें तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली जो है उसका विकास हमको 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में देखने को मिलता है। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत अगर देखें तो सर विलियम पेटी तथा फ्रांस के वाइल गिलबर्ट, ये दोनों व्यक्ति इनके द्वारा किया गया था। और यहाँ पे अगर देखें तो सर विलियम पेटी जो है, इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल अर्थमेटिक। पॉलिटिकल अर्थमेटिक में लिखा था कि एक देश की राष्ट्रीय आय एक वर्ष में श्रमिकों द्वारा उत्पादित मूल्य का कुल योग होती है। ये चीज़ इनके द्वारा लिखी गई थी। इसी के बाद अगर देखें तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में इस विषय के विकास के प्रयास किए गए। और 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस तथा अन्य जो पश्चिमी देश है, जो यूरोपीय देश है और पश्चिमी देश है, उसमें राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का समुचित विकास हो गया था। साथ ही हम देखें द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें तो इसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1939 से 1945 के आसपास हमको ये अंदर देखने को मिला था इस ड्यूरेशन में। तो इसी के पश्चात हमको साइमन कुजनेट्स, इन्होंने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास किया और जिसके लिए उन्होंने 1971 में नोबेल पुरस्कार भी उनको दिया गया। बाद में इसके पश्चात देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसे बोलते हैं, और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, इनके द्वारा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया गया। ठीक है, मतलब विकास यहाँ पे हुआ, साइमन कुजनेट्स ने किया। और बाद में इनका विकास कब हुआ, जो यूनाइटेड नेशन है, IMF है और वर्ल्ड बैंक है, इनके द्वारा इसका विकास व्यवस्थित स्वरूप इसको प्रदान किया गया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 1960 तक जो है विभिन्न देशों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रमाणिक राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास किया। तो ये बेसिक चीज़ें थी कुछ राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के अंतर्गत।
अब बात कर लेते हैं हम तीनों चीज़ों के बारे में, यानी कि देखिए हमको तीन चीज़ें कौन कौन सी देखने को मिलती है। पहली चीज़ तो हमको जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा, राष्ट्रीय आय के बारे में। दूसरी चीज़ हमको देखने मिलेगी राष्ट्रीय आय लेखा के बारे में, फिर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के बारे में। तो यहाँ देखिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय के बारे में हम देखिए यहाँ पे आगे बहुत विस्तार से जानेंगे, पर यहाँ तीनों में हम जो है कंपैरिजन देख लेते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय आय किसी जो होती है किसी देश में एक वर्ष यानी कि हम बात करें 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च की अगर बात करें तो एक वर्ष वो उसको हम मान सकते हैं। तो एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के, समस्त वस्तु यानी कि उसमें प्राइमरी सेक्टर भी आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर भी आ जाएगा और टर्सरी सेक्टर भी आ जाएगा, यानी कि समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का योग होती है कौन, राष्ट्रीय आय। अब बात करें राष्ट्रीय आय लेखा होता क्या है, जो कि हम देख चुके हैं। तो राष्ट्रीय आय लेखा जो होता है अर्थव्यवस्था की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, यानी कि देखिए उत्पादन भी होना चाहिए, वितरण भी होना चाहिए और जो उपभोग है वो भी आ जाता है। और राष्ट्रीय आय के व्यय से संबंधित जो सांख्यिकी है उसका विवरण होता है, तो लेखा जोखा होता है, ऑडिट हम बोल सकते हैं। अब प्रणाली जो इस काम को आसान बनाने में हेल्प करे वो कहलाएगी प्रणाली, जैसे कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली किसी देश की राष्ट्रीय आय लेखा के निर्माण की विधि एवं तकनीक है। यानी कि राष्ट्रीय आय तो हम समझ गए, उसको लेखा यानी कि उसको ऑडिट करने की जो प्रोसेस है राष्ट्रीय आय लेखा, और उसको ऑडिट करने या उसको लेखा करने से संबंधित जो भी चीज़ें हमको हेल्प करें, यानी तकनीक हेल्प करे या विधि हेल्प करे, वो कहलाती राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली। अब यहाँ फिर से देखिए राष्ट्रीय आय जो होती है अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त एवं स्पष्ट चित्र प्रदर्शित करती है। और राष्ट्रीय आय लेखा क्या होता है, राष्ट्रीय आय लेखा अर्थव्यवस्था के विषय में विस्तृत सूचनाएं प्रदान करते हैं। सिंपल सी बात, यहाँ सारी चीज़ों का लेखा जोखा होता है तो वो सूचनाएं ही प्रदान करेगा। और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली जो होती है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समूह के परस्पर संबंधों को प्रकट करती है। इसके बाद राष्ट्रीय आय में हम देखते हैं राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक होती है। ठीक है, बढ़ रही है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि विकास हो रहा है, और घट रही तो वहाँ डिमोशन हो रहा है। इसके बाद हम देख सकते हैं राष्ट्रीय आय लेखा क्या होता है, राष्ट्रीय आय लेखा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करती है। ठीक है, और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली क्या होती है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर संबंध स्थापित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को तैयार करती है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। चलिए अब आगे देख लेते हैं हमको आगे क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो हम फाइनली अब देखने वाले हैं कंप्लीट रूप से राष्ट्रीय आय के बारे में। बेसिक चीज़ें हमारी हो गई है जिसे हम बोलते हैं, यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय को नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम होती क्या है, तो नेशनल इनकम जैसे कि मैंने बात किया किसी देश में मतलब एक वित्तीय वर्ष में जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल उत्पादित मूल्य है उसको हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय। तो पर हम यहाँ विस्तार से देखने वाले हैं। तो किसी भी देश के उपलब्ध जो आर्थिक संसाधन होते हैं, ठीक है, उनके समुचित उपयोग तथा लोगों को मिलने वाला जो आर्थिक कल्याण होता है उसके विषय में पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। और किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय आय बोला जाता है, यानी कि नेशनल इनकम बोला जाता है। इसमें विदेशों से अर्जित जो आय होती है वो भी शामिल होती है। वास्तव में अगर बात करें हम तो राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रभाव की माप होती है, और राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है ना कि एक संग्रह माना जाता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय आय को क्या बोलेंगे, हम एक प्रवाह बोलेंगे ना कि एक संग्रह, यानी कि स्टॉक नहीं बोलेंगे, ये फ्लो है, बढ़ते घटते रहता है, स्टॉक नहीं है। और भारत में राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं उसकी अगर बात करें तो वित्तीय वर्ष हमको 1 अप्रैल से 31 मार्च देखने को मिलता है, इस वित्तीय वर्ष पर आधारित होते हैं। और भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत जिसे हम बोलते हैं सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, और दूसरा अगर बात करें तो एनएसएसओ होता है, यानी कि देखिए जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय होता है वो राष्ट्रीय आय के आंकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी होता है। और इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं एनएसएसओ, जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सहायता करता है, एनएसओ। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर संस्थान देखने को मिलता है। उसके बाद हमको यहाँ पे दो चीज़ें और देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं, देखिए राष्ट्रीय आय तो हमने देख लिया, राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए राष्ट्रीय आय जो होती है एक होता है उपभोग, ठीक है, उपभोग व्यय होता है। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाता है, इसमें निवेश जोड़ा जाता है, निवेश व्यय जोड़ा जाता है। साथ में इसके साथ हमको सरकारी आय, सरकारी जो व्यय है वो जोड़ा जाता है। ठीक है, पर माइनस क्या किया जाता है, माइनस ह्रास किया जाता है। ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन, जैसे कि अगर बात करें जो घिसावट होती है मशीनों की वो हमको यहाँ पे घटती हुई नज़र आती है। ठीक है, अब उसके बाद जोड़ा क्या जाता है, निर्यात और आयात में जो भी मूल्य का अंतर होता है, निर्यात प्लस यहाँ पे मतलब निर्यात और जो आयात होता है उसमें जो भी अंतर पाया जाता है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। मतलब घटाया क्या जाता है, सिर्फ घटाया जाता है घिसावट, यानी कि जो भी मशीनों की घिसावट होती है, ह्रास होता है, वो घटाया जाता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे उपभोग व्यय जोड़ा जाता है, निवेश व्यय, सरकारी व्यय,
निर्यात और आयात का जो भी अंतर है वो यहाँ पे जोड़ा जाता है और घिसावट को यहाँ पे घटाया जाता है। तो इसके पश्चात हमको यहाँ पे राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम निकल कर आ जाती हैं। ठीक है, एक होता है राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, जिसे नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समय अवधि मतलब फिर हम देख सकते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च हम देख सकते हैं, एक निश्चित अवधि यानी कि एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेशनल प्रोडक्ट उसको बोला जाता है। जैसे अगर बात करें हम यहाँ देखिए जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है वो उसी के पश्चात हम यहाँ पर राष्ट्रीय आय निकल कर यहाँ देखने को मिलती है, यानी राष्ट्रीय उत्पाद आप समझ गए होंगे। और दोनों में यहाँ पे अगर देखें तो राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय उत्पाद में हमको अंतर क्या देखने को मिलता है, तो राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है मात्रात्मक अवधारणा है। ठीक है, मतलब जो क्वांटिटी हम देख सकते हैं वो मात्रात्मक अवधारणा है क्या, राष्ट्रीय उत्पाद। जबकि राष्ट्रीय आय की अगर बात करें तो गुणात्मक अवधारणा है। ठीक है, गुणात्मक अवधारणा है। और राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है स्टॉक से संबंधित होता है, पर हमने देखे थे राष्ट्रीय आय जो होता है वो प्रवाह से संबंधित, यानी कि वो फ्लो होता है। फ्लो मतलब बदलते घटते रहता है, और जो राष्ट्रीय उत्पाद रहता है वो स्टॉक से संबंधित होता है। तो दोनों चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद हमको दो चीज़ें और देखने को मिलती हैं, जिसमें हम देखें स्टॉक, जैसे कि हमने अभी बात करें, और प्रवाह। ये दोनों चीज़ होती क्या है, जब भी हम यहाँ पे जो पीछे की चीज़ पढ़े हैं वो हम आसानी से समझ पाएंगे। तो स्टॉक होता क्या है, स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक से अभिप्राय क्या है, समय का किसी निश्चित बिंदु होता है, उस पर एक चर मतलब होता है वेरिएबल जो बदलते रहे, इसके मूल्य से है। ठीक है, और यह एक स्थैतिक अवधारणा है, यानी कि ये स्टॉक जो होता है बदलता नहीं है। ठीक है, और प्रवाह की अगर बात करें, प्रवाह से क्या अभिप्राय है, एक निश्चित समय अवधि मतलब समय की एक अवधि के दौरान एक चर के मूल्य से है, और यह है गतिशील अवधारणा, मतलब ये बदलता नहीं है और ये बदलता है। ठीक है, जो प्रवाह होता है। फिर उसके बाद देखें स्टॉक में ही हमको देखने में मिलता है, देखिए एक स्टॉक जो होता है, स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होगा, वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह भी उतना ही अधिक होगा। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। पर यहाँ पे देखिए प्रवाह की अगर बात करें, प्रवाह एक समय काल जो है निश्चित होता है, इसे प्रति घंटा, प्रति माह और प्रति वर्ष से मापा जा सकता है। स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है, स्टॉक जो होता है प्रवाह को प्रभावित करता है, और पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होगा, ठीक है, उतना बस मतलब जो है जितना अधिक होगा, स्टॉक जितना अधिक होगा, वस्तु तथा सेवाओं का प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। तो ये चीज़ हमको देखने मिलती है किसमें, स्टॉक में। और प्रवाह जो होता है स्टॉक को प्रभावित करता है। आय का प्रवाह जितना अधिक होगा, लोगों के पास धन का स्टॉक भी उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के रूप में अगर देखें स्टॉक में, तो राष्ट्रीय संपत्ति है, श्रम बल है, पूंजी है, बैंक की जमाएं यानी कि नेशनल वेल्थ है, लेबर फोर्स है, कैपिटल है, बैंक डिपॉजिट है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, स्टॉक के अंतर्गत। और प्रवाह के अंतर्गत क्या आता है, प्रवाह के अंतर्गत राष्ट्रीय आय आती है यानी नेशनल इनकम आती है, मुद्रा का व्यय आता है यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है प्रवाह के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको दो चीज़ें मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे कि अगर बात करें हम 1931 से 1932 की अगर बात करें, तो VKRB राव जो एक पर्सन थे, इन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से, यानी कि सबसे क्वेश्चन पहले पूछा जाए आपकी, वैज्ञानिक विधि से सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था, तो जो VKRB राव है 1931-32 में वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था। और इसी कारण राव को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक भी माना जाता है। तो ये आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन भी बन गया, प्री से रिलेटेड भी यहाँ पे ये काम आ जाएगा आपको। उसके बाद अगर देखें तो सर्वप्रथम यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। पर टेक्निकल अगर बात करें, वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक विधि से बात करें, तो मतलब जो है VKRB राव के द्वारा किया गया था। पर सर्वप्रथम ओनली पूछा जाए दादा भाई नौरोजी के द्वारा वर्ष 1863 में किया गया था। और उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित किया था। और इसमें प्रति व्यक्ति आय उनके द्वारा 20 रुपये बताई गई थी। ठीक है, इसके बाद हम स्वतंत्रता के पश्चात की अगर बात करें, तो वर्ष 1949 में PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्रा महालनोबिस, और यहाँ पे अगर देखें तो इन्होंने जो है मतलब बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। खास करके प्लानिंग कमीशन मतलब जो पंचवर्षीय योजनाओं की अगर बात करें, तो उसमें एक मॉडल भी इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में इनका मॉडल अपनाया गया था वो आपको बताना कमेंट बॉक्स में। इनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, और इस समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली की संरचना का निर्माण किया गया। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो जिसे हम CSO के बारे में मतलब CSO के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना भी यहाँ पे की गई। उसके अलावा वर्ष 1954 में स्थापना की घोषणा के बाद केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अप्रैल 1955 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी पक्षों की गणना
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO के द्वारा की जाती है। ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये मतलब आपको याद रखना है, राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी पक्षों की गणना किसके द्वारा की जाती है? CSO के द्वारा। फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जिसे कि अगर बात करें तो देखिए 29 जून को PC महालनोबिस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इनका जन्म दिवस मतलब जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2000 की बात करें तो C रंगराजन एक पर्सन थे, इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बनाया गया और इस आयोग का उद्देश्य क्या था? भारतीय सांख्यिकी प्रणाली में विद्यमान विसंगतियों को दूर करने का इन्होंने सुझाव दिया। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। फिर वर्ष 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को पूर्णकालिक आयोग में बदल दिया गया और सुरेश तेंदुलकर को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। तो ये चीज़ कुछ फैक्चुअल चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना थोड़ी सी, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग में भी और प्री में भी आपको ये काम आने वाली है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ। तो राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ अलग अलग यहाँ देखने को मिलती है। जैसे कि अगर देखें तो राष्ट्रीय आय का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था साइमन कुजनेट्स के द्वारा। साइमन कुजनेट्स के द्वारा किया गया था। UNO और IMF और जो वर्ल्ड बैंक है इनके द्वारा जो है व्यवस्थित रूप उसको प्रदान किया गया। तो साइमन कुजनेट्स के अनुसार किसी देश की राष्ट्रीय आय को विभिन्न प्रकार की विधियों में बांटा जा सकता है, जो कि निम्न 3 प्रकार की है। जैसे कि देखें, उत्पादन विधि होता है, आय विधि होता है, व्यय विधि होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उत्पादन विधि यानी प्रोडक्शन मेथड होता है, वैल्यू एडेड मेथड जिसे हम बोलते हैं यानी GBA है, ठीक है, मार्केट प्राइस, और यहाँ GDP मार्केट प्राइस यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ इनकम मेथड होती है, एक्सपेंडिचर मेथड होती है। तो यहाँ देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद जो होता है उसमें विदेशी आय से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ दी जाती है बराबर राष्ट्रीय आय यहाँ देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय आय मतलब जो है होता है हमारा राष्ट्रीय आय को मापने की विधि के अंतर्गत। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके हम देख लेते हैं सारी विधि। जिसके अंतर्गत देखें तो यहाँ पे हमको उत्पादन विधि, जिसके अंतर्गत मूल्यवर्धित विधि देखने को मिलती है, ठीक है। मूल्यवर्धित यानी कि जिसे हम GBA बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी विधि हमको देखने को मिलती है। एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं। दूसरे हमको देखने को मिलती है आय विधि। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए आय से संबंधित कुछ चीज़ें यानी भारत के सामान्य निवासी और भारत के गैर निवासी के बारे में देखेंगे। आगे देखिए व्यय विधि हमको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर देखें तो देखिए हमको सकल घरेलू उत्पाद यानी कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, ठीक है। उसके बाद शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, निजी आय, व्यक्तिगत आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी चीज़ हम यहाँ पे जो है देखेंगे, कुछ डायग्राम के फॉर्मेट में भी देखेंगे। इसके बाद जो सारी चीज़ हमारी जब ये फैक्चुअल चीज़ें हमारी हो जाएगी तो हम यहाँ पे जो है बाकी की अन्य चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। जैसे राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है वो 2 प्रकार से की जाती है, साधन लागत के आधार पर की जाती है और बाजार लागत के आधार पर। तो दोनों के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। फिर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जो प्रवृत्तियाँ है यानी उतार चढ़ाव जो होता है, जो बदलाव होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, किस किस प्रकार से बदलाव होता है। राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व क्या होता है वो हम देखेंगे। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने में क्या क्या समस्या सामने पैदा हो रही है, जैसे सैद्धांतिक समस्या होती है, कुछ व्यवहारिक समस्या होती है, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की सीमाएं होती है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना संबंधी सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए, सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। फिर राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं की जाने वाली कुछ मदें, मतलब जो वस्तुएं या जो भी चीज़ें राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं की जाती है उनके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय आय निर्धारण से संबंधित भारत के संगठन, जैसे कि अगर बात करें CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। भारतीय सांख्यिकी प्रणाली का जो पुनर्गठन है वो हम देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, कौन सा? भारत में बैंकिंग प्रणाली। तो लगभग 2 क्लास हमारी यहाँ पे होगी और हमारा राष्ट्रीय आय यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एक कंप्लीट लेक्चर उसका देखने को मिलेगा राष्ट्रीय आय का, जिसको आप पूरा कंप्लीट एक ही लेक्चर में देख सकते हो, तो आपको आसानी वहाँ पे होगी। तो आप दोनों प्रकार से देख सकते हैं, छोटे छोटे में भी देखना तो भी देख सकते हैं, और अगर आपको कंप्लीट एक ही लेक्चर देखना तो वो भी मैं वहाँ पे आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो इस प्रकार आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी और धीरे धीरे हमारा जो है फर्स्ट यूनिट यहाँ पे जल्दी कवर हो जाएगी और उसके बाद हमारी सेकंड यूनिट, और यहाँ पे हम पार्ट बी जो है कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है प्री का नोटिफिकेशन भी आ गया है, MPPSC प्री जो 2020 था, उसके फॉर्म भी आगे जो है 11 जनवरी से यहाँ पे फिल किए जाएंगे। तो उसकी तैयारी भी मैं या आगे जो है मतलब हमारे द्वारा MPPSC प्री की तैयारी जो है शुरू करवाई जाएगी, जो कि टेस्ट सीरीज़ होगी हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। साथ में करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होगी तो वो भी वहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी थोड़े मतलब कुछ समय पश्चात, 1-2 दिन के पश्चात, तो उनको भी आप जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है।
और साथ में मेंस की तैयारी भी आपको साथ में लेकर चलना है, क्योंकि प्री अगर निकलता है आपको तो मेंस की तैयारी के लिए आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा बीच में। तो इसलिए मेंस की तैयारी को आपको बंद नहीं करना है। मेंस की तैयारी कर लोगे तो आसानी से आपकी प्री की तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी, क्योंकि मेंस के सिलेबस को कंप्लीट करने के पश्चात आपकी 70% प्री की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। बचा चीज़ें करंट अफेयर्स की और अन्य जो चीज़ें हैं तो वो मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ आगे आने वाले जो वीडियोज़ है उसमें, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपकी सारी तैयारी यहाँ पर कंप्लीट की जाएगी। तो देखिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो आप जो है टेलीग्राम चैनल जो होता है उसके अलावा ग्रुप होता है और उत्तर लेखन, सारी चीज़ें आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उत्तर लेखन के लिए क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा, तो आप एक क्वेश्चन डेली लिखिए, आदत में रखिए, बंद नहीं करना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आज या कल से ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, तो आप उसका आंसर भी ज़रूर लिखने का कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो हमारी राष्ट्रीय संबंधित टॉपिक है उसके साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।